हाय स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे जीसी एक्ट। ऑब्वियसली आप नाम जानते होंगे, द जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफ 1897। देखिए 1897 में ये जो एक्ट था, एक्ट नंबर 10 था, राइट। तो जीसीए एक्ट क्यों बना है, उसके ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए पहली बात, सेक्शन नंबर 1 में आप सारे जानते होंगे तीन चीजें होती हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 1 में सिर्फ इसका शॉर्ट टाइटल दे रखा है, मतलब ये एक्ट किस दिन कमेंस हुआ वो सेक्शन 1 में नहीं लिखा, लेकिन आपको याद होना चाहिए 11 मार्च 1897 को। नंबर 2, आपको ये भी पता होना चाहिए इससे पहले भी दो जीसी के एक्ट थे, एक 1868 में बना था 3 जनवरी को और एक 1887 में 14 जनवरी को। मेनली कह लीजिए 68 से कहानी स्टार्ट होती है। तीसरी बात आती है एक्सटेंट, जिसे हम कहते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट। तो जीसीए, यहीं से इसका ऑब्जेक्ट पता चलता है। दरअसल जीसीए किसके लिए बना है, ये बना है बाकी एक्ट्स के लिए, बाकी सेंट्रल एक्ट्स के लिए। इसलिए जहां जहां सेंट्रल एक्ट जाएंगे वहां वहां जीसीए जाएगा। तो लेकिन आज के दिन हम कह सकते हैं थैंक्स टू J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो आपको पता भी होगा कि धारा 370, आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, तो जीसीए पूरे भारतवर्ष में एप्लीकेबल है। क्योंकि जनरल का मतलब ही क्या है, आम तौर पे इस्तेमाल होने वाली क्लोजेस। क्लोजेस का मतलब है टर्म्स, तो वो कहां डाल दी गई हैं, एक अलग से एक्ट में डाल दी गई हैं। तो यही इसका ऑब्जेक्ट निकल के ये आता है कि भैया कि जहां पे इस एक्ट की यूटिलिटी क्या है, अगर किसी एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है, आप मीनिंग कहां से ले लीजिए, वो जनरल टर्म्स इस एक्ट में दे रखी है, यहां से आप मीनिंग ले लीजिए। इसलिए इसे यूं भी कहते हैं लॉ ऑफ ऑल द लॉज, और इंटरनेशनली इसे कहा जाता है इंटरप्रिटेशन एक्ट। जैसे मैंने पहले बताया, ये एप्लीकेबल किसके ऊपर है, सिर्फ सारे के सारे सेंट्रल एक्ट्स के ऊपर ये लगेगा, अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स, मतलब जब तक अगर रिवर्स ना लिखा हो तब तक जीसीए पक्का लगेगा। तो दरअसल ये प्रोवाइड क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, जिसका मतलब है कॉमन यूज टर्म्स को एक जगह पे डिफाइन कर दिया गया है, ना कि अलग अलग एक्ट्स में। इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे आप सुपरफ्लुइटी को अवॉइड कर पाते हैं, जिसका मतलब है हर एक्ट में अननेसेसरी इतनी बातें लिखनी पड़ती हैं, आपको लिखनी नहीं पड़ेंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं जीसीए से क्या हो गया, शॉर्टन होगी लैंग्वेज बाकी सारे एक्ट्स की, और इसे यूं भी कह सकते हैं एक सिंगल स्टैट्यूट में ही वो सारी टर्म्स आ गई। इसलिए हम ये कहते हैं कि भैया रेपिटेशन अवॉइड करनी है अलग अलग एक्ट में, आप इस एक्ट में डाल दीजिए। तो सेक्शन नंबर बेटा 2 जो है वो नहीं रहा है, इसका मतलब है वो क्या हो गया, रिपील। रिपील मींस एज नेवर एग्जिस्टेड। तो डेफिनेशंस इसकी सेक्शन 2 में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 3 में है। और हमारे कोर्स में 28 अफेक्टिव डेफिनेशंस आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन लेने जा रहे हैं सेक्शन 3 के अंदर एक्ट की डेफिनेशन है सब सेक्शन 2 के अंदर। एक्ट का मतलब है कुछ करना, कुछ किया जो कि एक गुनाह है, यूं कह लीजिए। तो कहता है ये जो शब्द है एक्ट यूज्ड विद रेफरेंस टू एन ऑफेंस, गुनाह। गुनाह क्या हो सकते हैं, वो क्रिमिनल भी हो सकते हैं या कोई सिविल रॉन्ग भी हो सकते हैं। एंड कहता है शेल इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्ट्स, मतलब आपने शायद कई गुनाह किए हों। ऑल्सो एक्सटेंडिंग टू इलीगल ओमिशन, मतलब कुछ करना था आपने नहीं किया, तो वो भी क्या हो गया, एक तरह का एक्ट हो गया। इस डेफिनेशन के साथ हम रेड विद करेंगे सब सेक्शन 38, क्योंकि जैसे हमने कहा एक्ट का मतलब है गुनाह, तो 38 में आ रहा ऑफेंस, जिसके अंदर आती हैं 3 बातें कि ऑफेंस का मतलब क्या है, शैल मीन एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल किसके द्वारा, बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो आज के दिन भारत में लागू है। रेड विद सब सेक्शन 27 इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि ऑफेंस किया है तो जेल तो होगी, तो इम्प्रिजनमेंट का मतलब कहता है शैल मीन of either description as defined under Indian Penal Code IPC 1860 के सेक्शन 53 में जो डिफाइंड है। तो जो कि हम जानते हैं इम्प्रिजनमेंट या तो सिंपल होती है या क्या होती है, रिग्रेस होती है। इसके बाद हम 3 डेफिनेशन और पढ़ेंगे, उनका भी हार्मोनियस लेंगे। ये है सब सेक्शन 3 में आती है एफिडेविट। तो एफिडेविट याद रखिएगा, ये एक एक्सटेंसिव डेफिनेशन है, क्योंकि कहां से स्टार्ट होती है, इंक्लूड, जिसका मतलब है जो लिखा है वो भी एफिडेविट है, इसके अलावा भी कुछ और आ सकता है। तो एफिडेविट कहता है शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, जिसका मतलब है आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट है, जो कि कौन दे रहा है, कोई व्यक्ति दे रहा है, बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर, राइट। जैसे कंपनी बनानी होती है तो आपको बहुत सारी क्या देनी पड़ती है, एफिडेविट डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। तो आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट है, इसलिए सब सेक्शन 37 में रेड विद आता है ओथ। ओथ आप जानते होंगे कसम या शपथ लेना कह लीजिए, इसलिए कॉपी पेस्ट डेफिनेशन है। रेड विद सब सेक्शन 62 स्वेयर, स्वेयर का मतलब भी क्या है, कसम खाना, तो सेम डेफिनेशन है, वही अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन।
इन द केस ऑफ पर्संस अलाउड बाय लॉ टू अफर्म और डिक्लेयर, वो अलग बात है। स्टार्टिंग में कुछ इसमें अलग से भी वर्ड लिखे दिए गए हैं विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कोग्नेट एक्सप्रेशन, जिसका मतलब है कसम खाने का तरीका टाइम टू टाइम बदलता रहता है। जैसे वर्ड आया था पर्सन, तो सबसेक्शन 42 हम यहां देख रहे हैं। पर्सन ध्यान दीजिएगा इंक्लूसिव डेफिनेशन है और पर्सन में सिर्फ 3 बताए गए हैं, कंपनी, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है या नहीं है, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो पर्सन है क्या इंडिविजुअल इसके अंदर आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन कौन सी है बेटा? इंक्लूसिव है, ये याद रखें। इसके बाद हम 2 डेफिनेशन हार्मोनियस लेंगे। सबसेक्शन 26 में इमूवेबल प्रॉपर्टी है और 36 में हम मूवेबल देखेंगे। इमूवेबल अगेन देखिए एक्सटेंसिव डेफिनेशन है, क्योंकि वर्ड क्या है? इंक्लूड। 4 बातें कहता लैंड, दूसरी बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, लैंड से होने वाले बेनिफिट्स को भी हम इमूवेबल लेके चलेंगे। जैसे जमीन के ऊपर क्या खड़े रहते हैं बेटा? पेड़ पौधे जो खड़े हैं, स्टैंडिंग याद रखिएगा, जो खड़े हैं, राइट। इसी तरह से एक अगर एग्रीमेंट हुआ है जिससे आपको फॉरेस्ट में होने वाला जो भी सामान है मिल सकता है, उस एग्रीमेंट को भी, क्योंकि वो एक बेनिफिट हो गया, तो उसे भी हम इमूवेबल मानेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब पेड़ पौधे आप काट देंगे तो वो इमूवेबल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सब सेक्शन 36 में मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका मतलब है प्रॉपर्टी किसी भी तरह की, एनी डिस्क्रिप्शन, लेकिन जो क्या ना हो? इमूवेबल ना हो। तो जैसे यहां ध्यान दीजिएगा एग्रीमेंट टू कन्वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, जैसे लकड़ वगैरह मिलनी है, बैम्बू, तेंदू लीव्स, मिट्टी कह लीजिए, एक हक है आपको कि नए ट्री वगैरह लगाने का या कोई लैंड ऑक्यूपाई करने का, तो वो एग्रीमेंट को हम कह रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर उसमें से आप फॉरेस्ट में से कुछ काट कूट के ले आएंगे तो वो क्या बन जाएगा? मूवेबल। तो इसलिए एग्जाम में प्रश्न आए, ध्यान रखें। नंबर 3, एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ, जो चीजें जमीन के साथ आपने अटैच की हुई हैं, जैसे बिल्डिंग कह लीजिए, और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, या जमीन के साथ कुछ परमानेंटली आपने लगा दी हैं, जैसे कह लीजिए कुछ मशीनें वगैरह आपने लगा दी हैं। देन एक बढ़िया केस है आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, जहां पे प्रश्न ये उभरा कि अगर एक आपका हक है मछलियों को पकड़ने का, क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा या मूवेबल? तो ये कोर्ट में केस गया और यहां चर्चा हुई जीसी एक्ट के ऊपर, और एक है अलग से एक्ट सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड है, लेकिन वहां सिर्फ ये बताया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, भाई उसके अंदर ये नहीं आएगा, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रास वगैरह नहीं आएगा। तो प्रश्न ये बचा, ये फिश वगैरह इमूवेबल माने या ना माने? तो कोर्ट ने कहा कि जहां तक जीसी की बात करें तो राइट टू कैच फिश इमूवेबल के अंदर तो नहीं आता, लेकिन अगर टीपी एक्ट के मुताबिक आप देखते हैं तो टीपी के, क्योंकि वहां पे सिर्फ डेफिनेशन कहा था ये नहीं है, तो बाकी हर चीज को उन्होंने क्या मान रखा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोर्ट ने कहा हम इसे क्या मान लेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट नॉट एज पर जीसी एक्ट, एज पर व्हाट? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। दूसरा याद रखिएगा, अगर आपने एक राइट लिया है टू वे, मतलब रास्ता लिया है, वो भी इमूवेबल रहेगा, लेकिन अगर राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर है, जिसका मतलब है पानी निकालना, उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। बाकी पोन्ड्स हो, माइंस हो, इन सबको हम क्या लेके चलेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ स्टूडेंट्स, ये हम फिर से 3 डेफिनेशन ले रहे हैं लॉ से रिलेटेड, कि लॉ जो बनता है कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले जो लॉ है वो चालू होना जरूरी है, जिसका मतलब होता है लागू होना। सब सेक्शन 13 में आता है कमेंसमेंट, कि कमेंसमेंट का मतलब क्या है? जिस दिन कोई एक्ट और रेगुलेशन, शेल मीन द डे जिस दिन वो एक्ट और रेगुलेशन क्या हो गया? कमिंग इनटू फोर्स। और कोई भी कानून लागू तब होता है बेटे जब वो कहां छप जाए? ऑफिशियल गैजेट में छप जाए। कहने का मतलब है अगर कोई लॉ बन गया लेकिन ऑफिशियल गैजेट में नहीं छपा तो वो लॉ अभी लागू नहीं हुआ है, तो इसको हम लेके चलते हैं, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। हेल्ड इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस चंद्रशेखर सिंह भोई। तो कमेंसमेंट के साथ जैसे मैंने कहा ऑफिशियल गैजेट, तो सब सेक्शन 39 में हम ऑफिशियल गैजेट या गैजेट कह लीजिए, जिसका मतलब है या तो भारत सरकार का गैजेट या राज्य सरकार का, गैजेट ऑफ इंडिया और द गैजेट ऑफ स्टेट। देन लॉ बनाने की बात है तो लॉ को ही हम कहते हैं इनेक्टमेंट। सब सेक्शन 19 में आता है इनेक्टमेंट। शेल इंक्लूड, कहता कोई भी रेगुलेशन को भी हम इनेक्टमेंट मान के चलेंगे। एंड एनी रेगुलेशन मेड अंडर बीएमबी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे कोड। शेल ऑल्सो इंक्लूड एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन एक्ट और रेगुलेशन, चाहे एक्ट हो या रेगुलेशन हो, उसके अंदर कोई प्रोविजन को भी हम इनेक्टमेंट ही लेके चलेंगे। तो उसी के साथ हम सब सेक्शन 51 पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है रूल, और रूल को भी क्या मान के लिया जाता है? इनेक्टमेंट ही। तो कहता है शेल मीन,
कि आपने एक रूल बनाया है, क्यों बनाया है? इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय एनएक्टमेंट, मतलब किसी लॉ ने पावर दी है इसलिए आपने रूल बनाया है, तो उसे भी लॉ माना जाएगा। और कहता कोई रेगुलेशन को भी हम रूल मान लेंगे क्योंकि मेड एज ए रूल अंडर एनी एनएक्टमेंट। देयर आफ्टर 3 ये फिर रिलेटेड डेफिनेशन, शेड्यूल, सेक्शन एंड सब सेक्शन 52, 54 एंड 61 सेम है, मीन से स्टार्ट होती है। कहता अ शेड्यूल किसका? कोई एक्ट और रेगुलेशन का, इन विच वर्ड अपीयर्स, बस यहां से शेड्यूल वर्ड हटा दो, यहां वर्ड क्या लग गया? सेक्शन, और यहां क्या वर्ड लग गया? सब सेक्शन। बाकी सारा क्या है? कॉपी पेस्ट है। देयर आफ्टर फिर से 3 सेक्शन का हम हार्मोनियस पढ़ेंगे, डेट इज रजिस्ट्रेशन, सब सेक्शन 49 में। तो रजिस्ट्रेशन हमेशा डॉक्यूमेंट की होती है, इसलिए कहता है ये शब्द यूज्ड विद रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट, कि आपने रजिस्टर करवाया है इन इंडिया। क्यों? क्योंकि कोई लॉ कह रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है किसकी? डॉक्यूमेंट की। सो शैल मीन रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसलिए सब सेक्शन 18 में आता है डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, शेल इंक्लूड, इंक्लूसिव है, याद रखिएगा। 4 बातें हैं, मिस एंड मिस्टर, मतलब एम से एनी मैटर रिटर्न, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब, किसके ऊपर? किसी चीज के ऊपर, जिसे हम कहते हैं सब्सटेंस। कैसे? बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स, या इनका कॉम्बिनेशन। और मंशा क्या है? इंटेंडेड टू बी यूज्ड और मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। याद रखिएगा हर चीज डॉक्यूमेंट है, चाहे वो चेक हो, नोट हो, बिल हो, और नॉर्मल जो भी आपकी फाइल्स फुल्स हैं, कंप्यूटर फाइल हो, जैसे मर्जी हो, कोई पेंटिंग है वो भी डॉक्यूमेंट है, लेकिन करेंसी नोट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। राइट विद सब सेक्शन 65 राइटिंग, तो राइटिंग क्योंकि एक डॉक्यूमेंट का हिस्सा आ गया, तो कहता राइटिंग इंक्लूड्स रेफरेंसेस टू, चाहे वो प्रिंटिंग हो, लिथोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, या अदर मोड्स, जिससे आप क्या कर रहे हो, किस चीज के मोड्स हैं ये? रिप्रेजेंटिंग और प्रोड्यूसिंग वर्ड्स, किसमें? इन अ विजिबल फॉर्म। इसके बाद 3 फिर से हमारे ये सब सेक्शन निकल के आते हैं। 21 में फाइनेंशियल ईयर, 66 में ईयर एंड 35 में मंथ। तीनों डेफिनेशन मीन से हैं। तो जहां तक फाइनेंशियल ईयर है, कहता कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, और ईयर में कहता आप इसे रेकन करेंगे, ईयर रेकन्ड एज पर ब्रिटिश कैलेंडर, और मंथ में रेकन्ड एज पर ब्रिटिश अगेन कैलेंडर, ब्रिटिश मंथ, मंथ में मंथ लगा दीजिए, वरना ईयर में ईयर वर्ड लगा दीजिए। इसके बाद सब सेक्शन 22 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, गुड फेथ। कहता कोई भी चीज, अ थिंग शेल बी डीम टू बी इन गुड फेथ वेयर इन फैक्ट इट इज डन ऑनेस्टली, मतलब आप सच्चाई से करी है वो गुड फेथ है, चाहे डन नेग्लिजेंटली और नोट। लेकिन इसका एक इंटरेस्टिंग हमारे पास केस आता है, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंगसी मोंग, जहां कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हुई है इसके अंदर, कि मान लीजिए आपने क्या किया है कि कुछ परचेजेस करी हैं, केयरलेसली करी हैं, तो कुछ सामान खरीदा है लेकिन आपने कोई प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करी। तो जहां तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सवाल की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चाहे बेलमेंट की बात करें, तो हम हमेशा कहते थे कि क्योंकि ड्यूटीज वगैरह पढ़ा करते थे कि आपको प्रॉपर क्या करना है, स्किल एंड केयर एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आप नेग्लिजेंट रहते हो, केयरलेस रहते हो, तो हम इसे गुड फेथ कह नहीं सकते। इसके बाद कुछ डेफिनेशन सरकार से रिलेटेड, तो सब सेक्शन 7 में आता है सेंट्रल एक्ट, तो मीन्स ऑब्वियसली एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर और इंडियन लेजिस्लेचर बिफोर व्हाट, सीओसी का मतलब है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, एंड एक्ट मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल और द गवर्नर जनरल एक्टिंग इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। और सब सेक्शन 8 में बेटा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के आंसर को देखिए हम 2 कैटेगरी में यहां ब्रेक करके देखेंगे। एक है बिफोर, सीओसी का मतलब अगेन यहां है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट। कहता मींस गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो कि अंग्रेजों के राज में था, एंड शैल ऑल्सो इंक्लूड इन रिलेशन टू फंक्शंस, जो भी कार्य सरकार ने करने होते हैं। तो उस समय आजादी से पहले क्या था, फंक्शंस जो आपने परफॉर्म करने होते हैं वो किसके हिसाब से, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। एंड नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन करनी है ऑफ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस एज अगेन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बस यहां पे सेक्शन चेंज हो रहे हैं, द चीफ कमिश्नर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया आपका गवर्नर जनरल इन काउंसिल, एंड कहता साथ में फंक्शन से रिलेटेड ले लेंगे गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस एंड द चीफ कमिश्नर विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस।
एंड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद गवर्नर जनरल इन काउंसिल को चेंज करके यहां प्रेसिडेंट हो गया। और यहां पे देखिए फंक्शंस है, लेकिन अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो सेक्शन वर्ड जैसे यहां था 124 एंड 94 वो हटा के हमने क्या लगा दिया यहां पे आर्टिकल 258 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, क्योंकि पहले राजा रजवाड़े होते थे तो हम कहते थे पहले वाले में गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, यहां वर्ड क्या लगा दिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। और जहां तक ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस है उसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सेम आया, तो उसको आज के दिन हम क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरी, और वहां पे जो हेड करता है उसे कहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटर अंडर आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पे एक हिस्सा है ये ओमिट हो गया, चलिए इतना का आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बाकी आप देख पा रहे हैं, ये लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद सबसेक्शन 23 में आता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अंदर दोनों गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। 24 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जिसका मतलब है कोई भी सिक्योरिटी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो स्टेट गवर्नमेंट की हो, लेकिन कहता है इसके अंदर हम नहीं लेंगे सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी पार्ट बी स्टेट। देन सब सेक्शन 29 में आता है इंडियन लॉ, तो कहता है इंडियन लॉ के अंदर सब कुछ ही आ जाएंगे, एक्ट कहो, ऑर्डिनेंस कहो, रेगुलेशन, रूल, ऑर्डर, बाय लॉ और अदर इंस्ट्रूमेंट विच हैज द फोर्स ऑफ लॉ, चाहे वो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कहता है इंडियन लॉ के अंदर हम क्या नहीं लेंगे, एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूके। नाउ सेक्शन 4 कहता है एप्लीकेशन ऑफ फोरगोइंग डेफिनेशंस अंडर सेक्शन 3। जो सेक्शन 3 में आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो किसके ऊपर लगेंगी, कहता ऑब्वियसली वो कुछ इनएक्टमेंट्स पे लगेंगी, और वो कौन से कहता सर्टेन डेफिनेशन जो इस एक्ट के अंदर है वुड आल्सो अप्लाई टू प्रीवियस इनएक्टमेंट्स ड्यू टू अर्लियर जीसी एक्ट, क्योंकि जीसी एक्ट मैंने पहले बताया एक 68 का था और एक 1887 का था, तो इसलिए कहता है ये डेफिनेशंस जो आपने सेक्शन 3 में पढ़ी है 1897 का एक्ट आने से पहले वाले एक्ट के ऊपर भी लगेगी, जब तक कुछ कॉन्ट्रेरी ना हो, जिसे आप रेपुग्नेंट भी कहते हैं। इसलिए सब सेक्शन 1 कहता है एप्लीकेशन टू ऑल सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशन, कहता है जितने भी सेंट्रल एक्ट्स हैं जो बने हैं 1868 के बाद और रेगुलेशन जो 1887 के बाद बनी है, ये डेफिनेशन, ये लिस्ट दे रखी है 9 डेफिनेशन, एफिडेविट, इमूवेबल, इंप्रिजनमेंट, मंथ, मूवेबल, ओथ, पर्सन, सेक्शन, ईयर। थोड़ा टफ हो जाता है इतना इस लेवल पे याद करना, बट अगर आप कर सकते हैं अप टू यू गाइस, राइट, तो ये सब पे लगेंगी। और कहता है सब सेक्शन 2 में कहता है सारे के सारे एक्ट्स और रेगुलेशंस, लेकिन ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, कहता है ये लगेंगी 1887 के बाद, मतलब 68 यहां पे नहीं है, यहां पे 7 डेफिनेशन दे रखी है, कमेंसमेंट, फाइनेंशियल ईयर, ऑफेंस, रजिस्टर्ड, शेड्यूल, सबसेक्शन एंड राइटिंग की। एंड इसी के साथ इसमें आता है एक सेक्शन नंबर 4 है, और जो कहता है कुछ एक डेफिनेशंस सारे इंडियन लॉज पे लगेंगी। सारे इंडियन लॉज मीन सारी की सारी डेफिनेशन जब मर्जी वो लॉ बने हो, ये 6 हैं, और ये डेफिनेशन वही है जो सरकार से रिलेटेड हमने पिछले पेज पे पढ़ी थी, सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गैजेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडियन लॉ। देन 4A का सब सेक्शन 2 कहता है कि भाई अगर किसी भी भारतीय लॉ में रेफरेंस और किस चीज का, वर्ड्स का, रेवेन्यू मींस कमाई किसकी, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, जो 1 अप्रैल 1950 के बाद की बात है, तो कहता है टू बी कंस्टिट्यूट एज रेफरेंस टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि रेवेन्यू आ रही कहां जाएगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट की है तो कहां पे, स्टेट गवर्नमेंट में। तो इसके बाद प्रश्न आता है बेटा जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है सेक्शन 5 से लेके 13 में। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन 5 है जिसके ऊपर हमने कमेंसमेंट की भी डेफिनेशन पढ़ी, और ये है अपना कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनेक्टमेंट, जिसका मतलब है एक कानून कब लागू होगा। तो कहता है अगर किसी एक्ट में कोई एक पर्टिकुलर डेट मेंशन नहीं है, वेर एनी सेंट्रल एक्ट हैज नॉट मेंशन्ड अ पर्टिकुलर डेट टू कम इनटू फोर्स, राइट, तो अगर कोई एक्ट बना है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहता है ये इट शैल कम इनटू ऑपरेशन द डे जिस दिन गवर्नर जनरल ने उसके ऊपर क्या दे दी, एसेंट, साइन कर दिए। और अगर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो बस आंसर में चेंज करके आप गवर्नर जनरल के बजाय क्या लगा दीजिए, प्रेसिडेंट। तो कहने का मतलब है एक्ट उस दिन लागू होता है जब इन्होंने साइन कर दिया, लेकिन असल में तब होता है जब ऑफिशियल गैजेट में वो क्या हो जाए, छप जाए। इसलिए एग्जाम्पल पक्का याद रखें, आईसीडीआर जो कि सेबी रेगुलेशंस है उनमें अमेंडमेंट होती है 14 अगस्त 2015 को, लेकिन कहा गया कि लागू होंगी 1 जनवरी 2016 से, तो लागू कब होंगी, 1 जनवरी 2016 से ही। कंपनीज एक्ट में प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए थे 29 अगस्त को, क्या उस दिन लागू हो गया, नहीं, जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में छपा वो छपा था अगले दिन, इसलिए उसकी डेट क्या रहेगी, 30 अगस्त 2013। देन एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी कोई लॉ जब बनता है वो जिस दिन बनता है उस दिन
से ही लागू होता है जो ऑफिशियल गैजेट में है। नॉर्मली कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बैकडेट से लागू नहीं होता जब तक साफ ना लिख दिया जाए। इसी सेक्शन 5 के ऊपर बेटा हमारे पास 3 केस स्टडी है। पहला है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महेश नारायण, जहां कहा गया इफेक्टिव डेट ऑफ रूल्स क्या होगी जिस दिन वो उसकी नोटिफिकेशन आ गई ऑफिशियल गैजेट में। केस ऑफ AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या कहा गया कि भाई साहब मान लीजिए कोई लॉ बन गया है तो और अभी तक वो नोटिफाई नहीं हुआ है, देन क्या कोर्ट के पास पावर है सरकार को ये कह दे कि लॉ आप इस दिन से लागू कीजिए, तो कोर्ट के पास मैंडामस मतलब इस तरह की कोई रेमेडी आप सरकार को कंपेल कर नहीं सकते, वो सरकार का राइट है। लेकिन एल्टमिस रेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया अगर एक लंबा चौड़ा समय बीत चुका है कोई लॉ को बने हुए लेकिन वो कमेंस नहीं हुआ, तो यहां पे कोर्ट के पास पावर है, वो एक रिट जारी कर सकती है कोर्ट को एक डायरेक्शन देते हुए कि भाई आप सोच लीजिए किस दिन आपने लॉ को लागू करना है। देन देर आफ्टर हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 9 पहले ले रहे हैं और सेक्शन 6 या चलिए हम ऑर्डर में ही करते हैं। सेक्शन नंबर 5 के बाद 6 आपके सामने है अफेक्ट ऑफ रिपील। तो प्रश्न ये है रिपील का मतलब क्या होता है। तो देखिए केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हिरेंद्र पाल सिंह, जहां रिपील का मतलब बताया गया कंप्लीट ऑब्लिटरेशन विच मींस जैसे ये लॉ कभी था ही नहीं एक्सेप्ट फॉर द पर्पसेस अंडर सेक्शन नंबर 6। देन दूसरा केस है देखिए रिपील अलग है डिलीशन से। डिलीशन का मतलब होता है अभी से वो खत्म हो जाना, जबकि रिपील है जैसे वो कभी था ही नहीं। दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ नवरंगपुरा गांव धर्मादा मिलकर ट्रस्ट वर्सेस रमतुजी रामाजी। और रिपील अलग है ओमिशन से। ओमिशन का मतलब है कुछ प्रोविजंस को क्या कर देना, खत्म कर देना, जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 11 एंड 93 ओमिट कर दिए गए हैं। सो रिपील अलग है ओमिशन से, हेल्ड इन द केस ऑफ कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ सेक्शन 6 क्या कहता है, कोई एक्ट के रिपील हो जाने के बाद भी कुछ उसके इफेक्ट्स रहेंगे। तो देखिए ये कॉमन लाइनें हर सेक्शन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ GCA अनलेस contrary intention appears या unless other purpose exists the repeal shall not, मतलब रिपील से इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां आप 5 पॉइंट देखेंगे। पहला है रिपील नहीं इन्फोर्स करेगा, shall not revive anything not enforced, मतलब पहले अगर कुछ सेक्शन नहीं बने थे रिपील हो जाने से वो रिवाइव नहीं होंगे। रिपील shall not affect the prior management of any legislation, जो किसी एक्ट में हो गया सो हो गया। रिपील shall not affect, रिपील से इफेक्ट नहीं पड़ेगा CPR दिया मतलब क्लेम प्रिविलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट ऑब्टेन्ड और सस्टेन्ड, या रिपील शैल नॉट अफेक्ट कोई RIL रेमेडी इंक्वायरी लिटिगेशन विद रिगार्ड टू वही CPR दिया, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट है रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनी PPF पनिशमेंट पेनल्टी फॉरफीचर जो किसी ऑफेंस वगैरह से रिलेट करते हुए आपने सस्टेन करी है, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सेक्शन 6 से कहता है रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सुअल अमेंडमेंट इन एक्ट और रेगुलेशन, जिसका सिंपल मतलब है कोई एक्ट अमेंडमेंट एक्ट आया उसने ओरिजिनल एक्ट में अमेंडमेंट कर दी, अब वो अमेंडमेंट एक्ट रिपील हो गया तो उस अमेंडमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वही कॉमन लाइनें जो मैंने आपको बताई, मेन लाइन पे मैं यही आता हूं, कहता क्या हुआ कि कोई एक्ट रिपील हुआ जिससे क्या हो गया, टेक्स्ट ऑफ एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन अमेंडेड बाय द एक्सप्रेस, क्योंकि अमेंडमेंट 3 तरह की होती है, ओमिशन, इंसर्शन या सब्स्टिट्यूशन। तो कहता जब तक डिफरेंट इंटेंशन ना हो अपील शैल नॉट अफेक्ट द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एनी सच अमेंडमेंट। Thereafter section 7 talks about revival of repealed enactment। क्या कोई repealed enactment रिवाइव हो सकता है? कहता अगर उसे रिवाइव करना है इट शेल बी नेसेसरी, अगर आप रिवाइव करना चाहते हो होली और पार्शली जो रिपील हो चुका है, एक्सप्रेसली टू स्टेट दैट पर्पस, मतलब सरकार को एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा। देन सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड एनेक्टमेंट्स, जिसका मतलब है किसी और एक्ट में किसी और एक्ट का जिक्र हो रहा है लेकिन वो एक्ट रिपील हो गया है, तो अब हम किस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे अगर इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 115JB कहता है कि बुक प्रॉफिट निकालने हैं आपने कंपनीज एक्ट 1956 के मुताबिक, लेकिन 1956 रिपील हो गया तो अब आप मीनिंग कैसे निकालेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक। इसलिए कहता है अगर कोई सेंट्रल एक्ट रिपील हो गया एंड क्या हो गया, री एक्ट दोबारा बन गया जैसे कंपनीज एक्ट, और मेन नया जो एक्ट बना है वो विद और विदाउट मॉडिफिकेशन बन सकता है विद रिगार्ड टू एनी प्रोविजन। तो कहता है रेफरेंसेज इन अदर इनएक्टमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल इनकम टैक्स का दिया, तो रेफरेंस कैसे लेंगे, तो कहता है जब तक डिफरेंट इंटेंशन ना हो बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू द प्रोविजन सो री इनेक्टेड, आप नए एक्ट में से उसकी मदद ले सकते हैं।
देन बेटा जी सेक्शन नंबर 9 टॉक्स अबाउट कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। तो कहता सिंपल सी बात है, अगर देखिए अगर टाइम कंप्यूट करना है, अगर फ्रॉम वर्ड आ जाता है तो वो डे आपने एक्सक्लूड करना है और टू वाला डे आपने क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है। तो इसलिए कहता है इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ डेज और एनी अदर पीरियड ऑफ टाइम टू यूज वर्ड फ्रॉम, एंड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग द लास्ट इन अ सीरीज ऑफ डे और एनी अदर पीरियड ऑफ टाइम टू यूज द वर्ड टू। तो इसलिए जैसे यहां से आप कंपनीज एक्ट के चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड से हेल्प ले सकते हो, जहां पे लिखा गया 123 में कि डिविडेंड आपने देना होता है, डिविडेंड जैसे आप डिक्लेयर करते हो उसके 5 दिन के अंदर विद इन 5 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन आपने एक अलग से बैंक अकाउंट में पैसा डालना है। तो वो फ्रॉम वर्ड आ गया तो वो वाला दिन आप छोड़ देंगे। या 127 कहता है डिविडेंड आपने देना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो जिस दिन डिक्लेयर हुआ है फ्रॉम वर्ड आ गया वो वाला दिन आप छोड़ देंगे। सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। ये कहता है कोई कार्रवाई आपने करनी है, मतलब लास्ट डे की बात कर रहा है। तो कहता है अगर किसी कोई एक्ट और प्रोसीडिंग आपने करनी है, डन और टेकन कहां करनी है, किसी कोर्ट या ऑफिस में कब करनी है, ऑन अ सर्टेन डे और विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो हुआ क्या, कोर्ट या ऑफिस क्लोज था उस दैट डे को या लास्ट डे ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो कहता है हम वो कार्रवाई एक्ट और प्रोसीडिंग कंस्ट्रू मान लेंगे कि वो हो गई है इन ड्यू टाइम इफ इट इज डन और टेकन ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड्स, अगले दिन जिस दिन वो कोर्ट और ऑफिस क्या हो गया, ओपन हो गया। सेक्शन 11 मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो ये कहता है आपने मेजर करना है इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंड सेक्शन 12 कहता है ड्यूटी टू बी टेकन प्रो रेटा इन एनेक्टमेंट्स। यहाँ ड्यूटी की बात हुई है इनडायरेक्ट एक्सेस की, चाहे कस्टम हो, एक्साइज हो या एनी अदर नेचर। कहता है लिविएबल है ऑन एनी गिवन क्वांटिटी। कैसे, बाय वेट हो सकता है, मेजर हो सकता है या वैल्यू हो सकता है। तो कहता है लाइक ड्यूटी इज लिविएबल अकॉर्डिंग टू द सेम रेट ऑन एनी ग्रेटर और लेस क्वांटिटी। क्वांटिटी कम या ज्यादा है तो आप प्रोपोर्शनेटली ही उसके ऊपर लगाएंगे। सेक्शन 13 में दो बातें हैं। सब सेक्शन 1 बात करता है जेंडर की। तो कहता है वर्ड्स इंपॉर्टिंग इन मैस्कुलिन शैल ऑल्सो इंक्लूड व्हाट, फीमेल्स। तो जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में वर्ड इस्तेमाल किया है आप हिज फादर एंड मदर, मतलब अपने माँ बाप को लड़का मेंटेन करेगा, तो हिज का मतलब है बेटी को भी करना पड़ेगा, हर भी आएगा। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 जो है वो डील करता ही मेल डिसेंडेंट्स के ऊपर है, तो यहां पे सक्सेशन की बात है और वो मेल की बात करता है, यहां फीमेल नहीं लेंगे। और दूसरा कहता है अगर क्या है, इफ वर्ड कनोटिंग अ कॉमन जेंडर इज अवेलेबल बट वर्ड यूजेस अ स्पेसिफिक जेंडर, तो जीसीए नहीं लगेगा। जैसे अगर बुलक्स लिखा है तो उसके अंदर काउ नहीं आएंगी। सब सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट नंबर। कहता है वर्ड्स इन द सिंगुलर शैल इंक्लूड प्लूरल, मतलब सिंगल है तो मैनी आ जाएंगे, मैनी है तो सिंगल आ जाएंगे, क्योंकि वाइस वर्सा भी लिखा है। बेस्ट एग्जांपल सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट, जहां कहा गया कि होल टाइम केएमपी सिर्फ एक ही कंपनी में होल टाइम केएमपी हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शन है वो सब्सिडरी में हो सकता है। वर्ड सब्सिडरी है, सिंगुलर है, तो अगर आपकी सब्सिडरी ना होकर सब्सिडरीज हैं तो वो कईयों में आ सकता है, बिकॉज सिंगुलर के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, प्लूरल भी लेके चलेंगे। इसके बाद बेटा प्रश्न आता है पावर्स एंड फंक्शनलिटीज के ऊपर, सेक्शन 14 से 19। तो पावर्स के ऊपर 3 सेक्शन आते हैं, 14, 15 एंड 16। देखिए पावर है तो कोई ना कोई फंक्शनरी मींस कोई ऑफिसर उसे एक्सरसाइज करेगा। तो सेक्शन 14 कहता है अगर आपको पावर कन्फर्ड है तो वो एक्सरसाइज कब करेंगे, फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे मैंने कॉमन लाइन बता दी थी वो 3, उनके लिखने के बाद आप कहेंगे पावर कब एक्सरसाइज करोगे आप, टाइम टू टाइम एज ओकेजन रिक्वायर्स, मतलब जब कोई जरूरत पड़ेगी तभी पावर, वरना बिना मतलब में आप अपनी दादागिरी जाहिर नहीं करेंगे। सब सेक्शन सेक्शन नंबर 15 कहता अगर आपके पास पावर है किसी चीज की, अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। जैसे मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था कि वाइस प्रेसिडेंट अगर आपने अपॉइंट किए हैं तो उनके पास वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो मींस बाय वर्च्यू ऑफ वंस ऑफिस, वो साथ में क्या बन जाएंगे, वो राज्यसभा में क्या बनेंगे, वहां के चेयरपर्सन, राइट। तो इसलिए तो कहता अगर आपके पास पावर है टू अपॉइंट एनी पर्सन टू फिल वैकेंसी और एग्जीक्यूट एनी फंक्शन, देन अपॉइंटमेंट मे बी मेड बाय नेम और वर्च्यू ऑफ द ऑफिस
जिसका मतलब आप एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। 16 में है पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। अगर अपॉइंट करने की पावर है तो निकालने की भी पावर है, आप खुद निकालिए। और एनी अदर अथॉरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ दैट पावर। द बेस्ट केसेस रेयारप्पन वर्सेस माधवी अम्मा के केस में ये हेल्ड किया गया था। या आर्टिकल 229 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर है अपॉइंट करना हाई कोर्ट के ऑफिसर्स, तो अंडरस्टूड है निकालने की पावर भी उनके पास है। इसके बाद सेक्शन नंबर 17, 18, 19 में बेटा आता है फंक्शनरीज। दैट मीन्स यूं कह लीजिए हम अफसरों की यहां पे बात कर रहे हैं। इन तीनों सेक्शनों को ये पूरी मैं आपको यहां स्लाइड दिखा देता हूं ताकि आप डिफरेंस उसका कैच कर लेंगे, तो ये सेक्शन याद करने आपके लिए थोड़े से आसान हो जाएंगे। फॉन्ट थोड़ा छोटा आ रहा है वो अलग बात है। कॉमन लाइनें वही है। इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ जीसीए अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स। तो सेक्शन 17 बात करता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज, मतलब आपकी जगह पे कोई और काम करने आ रहा है तो कहता है इट शेल बी सफिशिएंट। देखिए हर जगह ये लाइन सेम रहेगी। सेक्शन 18 में भी है इट शेल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ। यहां एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, 18 में है इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ लॉ, 19 में है इंडिकेटिंग द लॉ। तो कहता सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो क्या करना है, आपने मेंशन करना है ऑफिशियल टाइटल, मतलब डेजिग्नेशन बतानी है किसकी, ऑफ द ऑफिसर एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिंग द फंक्शंस और बाय द ऑफिसर बाय हुम द फंक्शंस आर कॉमनली एग्जीक्यूटेड। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कंपनीज एक्ट में मिनट्स के ऊपर साइन चेयरमैन के होते हैं, वो नहीं है तो उनकी जगह 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं, तो बस आपने डेजिग्नेशन बतानी है। 18 में सक्सेसर की बात करता है आपके उत्तराधिकारी, तो इसलिए कहता है कोई सक्सेसर है किसका, कोई फंक्शनरी या कॉर्पोरेशन का, जो कि क्या है परपेचुअल सक्सेशन है। जैसे कॉर्पोरेशन में ऑब्वियसली कंपनी आ गया तो ओपीसी में हम क्या कहते हैं कि भैया आपको क्या अपॉइंट करना जरूरी है, एक नॉमिनी। तो इसलिए कहता है कि भैया आपने एक्सप्रेस करना है उसका रिलेशन किसके साथ, उस फंक्शनरी या कॉर्पोरेशन के साथ। सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट ऑफिशियल चीफ एंड सुबॉर्डिनेट। तो कहता अगर कोई पावर वगैरह ऑफिस एक्सरसाइज करनी है चीफ या सुपीरियर ने, तो वही सेम लॉ किसके ऊपर अप्लाई करेगा, टू डेप्टी और सुबॉर्डिनेट्स लॉफुली परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ ऑफिस इन प्लेस ऑफ देयर सुपीरियर्स, कि वही सेम लॉ उनके सुबॉर्डिनेट्स के ऊपर भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपके नोटिफिकेशन ऑर्डर स्कीम रूल्स फॉर्म या बायलॉज, जिसको हम एज गुड एज लॉ का हिस्सा लेके चलते हैं सेक्शन 20 से 24। तो सेक्शन 20 कहता है कि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह ऑर्डर स्कीम रूल बायलॉ आते हैं इट हैज सेम मीनिंग एज एक्ट, मतलब इसको एज गुड एज क्या मान के चला जाएगा, एक एक्ट जैसे एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। 21 कहता है अगर आपके पास पावर है इनको जारी करने की, इश्यू करने की, तो आपके पास पावर है उसको बदलने की भी, एड अमेंड वेरी रिसाइंड एटसेट्रा आप कर सकते हैं। सेम यही कंटेंट है, बाकी वही कॉमन लाइनें बेटा रहेंगी। 22 कहता है अगर हुआ क्या, दरअसल कोई लॉ बन चुका है, पासिंग ऑफ लॉ हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी कमेंसमेंट नहीं हुई है, तो लॉ बनने के बाद आपके पास पावर थी रूल्स वगैरह बनाने की, वो आपने बना दिए लेकिन अभी तक लॉ कमेंस नहीं हुआ, तो क्वेश्चन कम्स क्या वो रूल्स वगैरह अप्लाई करेंगे, इट वॉन्ट अप्लाई अंटिल द एक्ट कमेंस इनटू पावर। अंदर के कंटेंट में यही लिखा है कि अभी तक सेंट्रल एक्ट नॉट कमिंग इनटू फोर्स बट पावर इज कन्फर्ड टू मेक रूल्स और इश्यू ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ताकि लॉ का क्या हो सके, एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो सके, ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी जज और ऑफिसर, और एक व्यक्ति जो कार्य करेगा, पर्सन बाय हुम, कब करेगा, टाइम व्हेन, कहां करेगा, प्लेस वेयर, किस तरह से करेगा, मैनर विच, या उससे रिलेटेड कार्रवाई करने के लिए जो आपने फीस देनी है। सो कहता है ये पावर आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्ट बनने के बाद, लेकिन इट वॉन्ट हैव इफेक्ट टिल द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट और रेगुलेशन। देन सेक्शन 23 टॉक्स अबाउट किस तरह से रूल बाय लॉ बनाए जाएंगे, तो वो एक प्रोसीजर बता रहा है, कहता आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। यहां स्टेप्स में हम करेंगे, तो सबसे पहले आप ड्राफ्ट पब्लिश कीजिए, स्वाभाविक है कौन पब्लिश करेगा, जो अथॉरिटी जिसके पावर है इसको बनाने की, ताकि आप ये प्रपोज जो बाय लॉज हैं ये आप पब्लिश करें ताकि इंफॉर्मेशन दी जा सके किसको, अफेक्टेड पर्संस को। साथ में ये पब्लिश कैसे करेंगे, तो ये भैया अथॉरिटी को जो ठीक लगता है या सरकार जो डिपार्टमेंट है वो बताएगा, और इस पब्लिकेशन में एक डेट बताएंगे कि भैया कब तक आपकी जो ऑब्जेक्शन है या कॉन्सिडरेशन है वो हम कंसिडर करेंगे। और ये कंसिडर कौन करेगा, अथॉरिटी जिसके पास पावर है ये रूल बाय लॉ बनाने की, या कोई और अथॉरिटी जिसकी कॉन्करेंस के साथ, मतलब उसके साथ मिलके ये बनाए जाएंगे। और जैसे ही ये आप इसे पब्लिश कर देते हैं ऑफिशियल गैजेट में, तो ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है कि हाँ जी ये रूल्स वगैरह अब बन गए हैं। सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह आई किसी एक्ट में, लेकिन वो एक्ट हो गया रिपील, उसकी बजाय आ गया नया एक्ट, री एनेक्टेड एक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई,
अगर री एनेक्टेड एक्ट में उस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई बात ही नहीं हुई है तो इन दैट सिनारियो हम मान के चलेंगे कि जो पुराने एक्ट की नोटिफिकेशन थी वो नए एक्ट में भी कंटिन्यू रहेगी और हम मान लेंगे कि डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर री एनेक्टेड एक्ट अनलेस इट इज सुपरसीडेड बाय नए एक्ट में कोई नोटिफिकेशन के द्वारा। लेकिन मेन चीज है पुराने एक्ट की नोटिफिकेशन तभी लगेगी इफ इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द री एनेक्टेड एक्ट। वी हैव अ केस ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस हरनेक सिंह, जहां इन्वेस्टिगेशन हुआ था पुलिस के द्वारा अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। तो कुछ उस समय के एक्ट की नोटिफिकेशन वगैरह थी तो इसलिए वो कंटिन्यू रहेंगी और वो इंक्वायरी चलती रहेगी। लास्ट क्वेश्चन जीसीए में आता है बेटा मिसलेनियस सेक्शन 25 से 30 में 25 कहता है अगर कोई फाइन किसी एक्ट में लगाया गया है तो रिकवरी कैसे की जाएगी। तो कहता है फाइन जो भी आपके ऊपर लगाया गया किसी एक्ट रूल रेगुलेशन बाय लॉज के द्वारा जब तक कुछ कॉन्ट्ररी ना लिखा हो तो कहता है उसकी रिकवरी की जाएगी। मींस प्रोविजंस ऑफ आईपीसी 1860 एंड सीआरपीसी टू अप्लाई। एंड 26 बढ़िया सेक्शन है, वो कहता है अगर ऑफेंस पनिशेबल है अंडर 2 और मोर एनेक्टमेंट्स देन द ऑफेंडर नो डाउट शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड बट शैल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एक ऑफेंस की 2 सजाएं आपको मिल नहीं सकती। 27 टॉक्स अबाउट कि किसी एक्ट में अगर कोई नोटिस वगैरह देना है मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट तो कैसे देंगे, कैसे उसको हम वैलिड मानेंगे। तो कहता हम इसे मान लेंगे कि सफिशिएंटली सर्व्ड है अगर आपने उसकी क्या की है, प्रॉपर एड्रेसिंग की है, प्री पेमेंट की है और रजिस्टर्ड पोस्ट से आपने भेजना है अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स। और हम मान लेंगे ये आपको डिलीवर हो गया मीन्स अफेक्ट हो गया जितना उसमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ टाइम में पोस्ट में समय लगता है। 3 हमारे पास केस स्टडी है यूसीबी वर्सेस बीएस मक्खीजा, जहां रूल्स ने कहा था कि आपने नोटिस भेजना है रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट से, तो एक्नॉलेजमेंट नहीं लगाई, ये वैलिड नहीं है। जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह, लैंडलॉर्ड ने नोटिस भेजा लेकिन टेनेंट ने उसे रिसीव नहीं किया तो हमारी तरफ से भेज दिया गया है अगर आपने 27 का कंप्लायंस किया है। वंदना गुलाटी वर्सेस गुरमीत सिंह अलियास मंगल सिंह, तो अगर सेक्शन 27 के हिसाब से भेज दिया गया है नोटिस आपके द्वारा तो इट इज डीम्ड सफिशिएंटली सर्व्ड। सेक्शन 28 कहता है साइटेशन ऑफ इनेक्टमेंट, मतलब अगर किसी एक्ट में किसी और एक्ट की बात आ रही है, जैसे हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, देखिए हम वहां डेफिनेशन पढ़ते हैं सिक्योरिटीज के अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 81। तो कंपनीज एक्ट क्या डिफाइन करता है, एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21H ऑफ सकरा एक्ट ऑफ 1956। मतलब अगर आप में किसी और एक्ट की बात आ रही है तो आपने क्या करना है, एनी इनेक्टमेंट की और लॉ के बारे में अगर लिखना है तो बस उसका नाम लिख दीजिए, टाइटल कहें या शॉर्ट टाइटल कहें या उसका नंबर, राइट। जैसे हम कहते हैं कंपनीज एक्ट का एक्ट नंबर 18 ऑफ 2013 है या जीसीए 10 ऑफ 1897 है और ईयर देयर ऑफ। ऐसे ही कोई प्रोविजन की बात आ रही है, किसी सेक्शन की बात आ रही है किसी और एक्ट के, तो पूरा उसका कंटेंट नहीं लिखना है, बस आप उसका क्या साइट कर दीजिए, सेक्शन और सबसेक्शन। देन सेक्शन नंबर 29 बेटे सेविंग क्लॉज, जिसे हम कहते हैं सेविंग फॉर प्रीवियस इनेक्टमेंट रूल और बायलॉज, जिसका मतलब है कि जीसीए एक्ट 1897 से आया, वो अलग बात है। सेक्शन 4 में हमने कई चीजें पढ़ी हैं कि कुछ एक प्रोविजन डेफिनेशंस 68 या 1887 के बाद भी लगेंगी। तो सेविंग क्लॉज का मतलब सिंपल सा है कि नॉर्मली उसको एक्सेप्ट ले लीजिए तो पुराने वाले एक्ट पे जीसीए लागू नहीं होगा। द प्रोविजंस ऑफ जीसीए रिस्पेक्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्ट रूल बाय लॉ मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ जीसीए shall not affect the construction of ये एक्ट made before commencement of GCA, although चाहे वो एक्ट्स अभी तक कंटिन्यूड हैं। लास्ट में सेक्शन नंबर 30 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू ऑर्डिनेंसेस। देखिए आप सारे जानते हैं ऑर्डिनेंसेस क्या नहीं होते, एक्ट नहीं होते, वो टेम्परेरी लॉ है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट साइन कर देता है लेकिन वो लोकसभा राज्यसभा में पास नहीं हुआ। बट ऑर्डिनेंस को भी हम क्या मान के चलते हैं कि ऑर्डिनेंस को भी एक्ट मान के चलते हैं। सो जीसीए शैल ऑल्सो अप्लाई टू द ऑर्डिनेंसेस विच आर प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके साथ बेटा जो मैंने आपको पढ़ा है फटाफट आपको ये रिवीजन दे दी गई है, जिससे आपका कोई पॉइंट मिस हुआ हो XYZ वो भी आप देख सकते हैं। और देखिए इस तरह के कुछ एक लेक्चर मैं यूट्यूब पे भी डाल देता हूं या कई बार, ताकि आप बार बार पेपर से पहले या पेपर वाले दिन एक क्विक अगर रिवीजन करना चाहें वहां जाके भी आप देख सकते हैं। होप सो आपको इससे कुछ यूटिलिटी मिली होगी। सो ऑन दैट नोट आई वाइंड अप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।